दोस्तों ये इस कहानी का थर्ड पार्ट है। यहीं से समझने के लिए आप प्रीवियस एपिसोड देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जब जिम का परिवार यहाँ आया वो रात बहुत डरावनी थी। कुछ लोग आर्मी में फंसे थे, कुछ अंधेरा होने से पहले घरों में पहुँच ही नहीं पाए। आखिर किसी तरह से वो रात गुजर गई। जिम के परिवार को टाउन में लाया गया। ईथन यानी उनका बेटा, उसका इलाज चल रहा था। अभी ये लोग एक साथ हैं। जेड नाम का आदमी जो दूसरी कार में था, आते समय वो बेहोश हो गया था। उसे होश आता है। वो भी आधी रात को वो चिल्ला रहा था क्योंकि केनी ने उसे बेड से बांध दिया था। अब डोना उसके पास आती है, कहती है कि चिल्लाओ मतलब सो रहे हैं। जेड हैरान था, पूछता है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। सुबह डोना उसे सारी बात समझाने की कोशिश करती है क्योंकि जेड नहीं जानता था कि सब कितने बड़ी मुश्किल में है। जेड एक बिलियनर था, उसे एटीट्यूड भी था। खैर जब डोना उसे सारी कहानी सुनाती है, असल में जगह क्या है, रात को क्या निकलते हैं, उसका दोस्त डेवी मर चुका था, वो भी राक्षसों के हाथों। जेड एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है और हंसने लगा है और गाली देता है और कहता है तुम सबने क्या एक्टिंग की, ये जरूर डेवी का कोई प्रैंक है, मैं उसे जानता हूँ। वो डोना से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल कैरेक्टर में घुस चुकी हो। तुम एलिस से कहता है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। डोना और एलिस कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसे तो वे जेड को यकीन नहीं दिला सकते थे। जेड मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो कहता है कि आगे क्या मुझे कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी जिससे मैं इस खेल से के दूसरे पड़ाव में जा सकूं। वो ना एलिस की बात सुनता है और ना ही डोना की, बल्कि वो तो तारीफ करने लगा है, ये सब तुम लोगों ने कितना असली बनाया है। जेड इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं था। वो बाहर निकलता है। एलिस डोना से पूछता है कि क्या आप चाहती हो कि मैं बाहर उस पर नजर रखूं? तो डोना कहती है नहीं, ये टाउन से दूर नहीं जा सकता। रात होने से पहले इसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जेड बाहर आता है, एक लड़की से साइकिल लेता है, टाउन का चक्कर लगाने लगता है। जेड जितना खुश और एक्साइटेड लग रहा था, इस टाउन में उतना कोई भी नहीं था क्योंकि उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं था कि वो एक जहन्नुम में फंसा है। वो डाइनर में जाता है और केनी से बात करता है। जेड को लग रहा था कि यहाँ हर इंसान यहाँ एक है। केनी से कहता है कि क्या तुम मुझे कोई हिंट दोगे, मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करूँ। केनी भी बेचारा उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। पूछता है कि तुमने किसी से बात की? जेड कहता है हाँ, वो डोना नाम की औरत। खैर केनी भी हैरान था, उसे भी पता था कि यहाँ आने वाला हर इंसान को थोड़ा समय लगता है। काफी पीने के बाद जेड वहाँ से चला जाता है। अब हमें शहर बॉयड दिखाया जाता है। वो काफी परेशान था। परेशान इसलिए क्योंकि प्रैंक के परिवार के साथ जो हुआ, दुख तो उसे इस बात का था कि वे बेचारे मर गए। मगर बॉयड ने इस कम्युनिटी में कुछ नियम बनाए थे। इस नियम में ये था अगर किसी भी आदमी की गलती से टाउन का कोई मर गया या किसी ने जानबूझकर किसी को मार डाला तो यहाँ उसे एक बॉक्स में रखा जाएगा। ये बॉयड ने बनाया था। जिस इंसान को सजा देनी हो उसे बॉक्स में रखा जाएगा और फिर कोई राक्षस आकर उसे मार देंगे। आज तक ये बॉक्स बॉयड ने तो यूज नहीं किया था। अब प्रैंक दोषी था, उसे जेल में रखा गया था। बॉयड उसके पास आता है और कहता है कि देखो प्रैंक, मुझे कोई तुमसे जास्ती दुश्मनी नहीं थी। प्रैंक खामोश था। फिर कहता है लॉरेन तुम्हें बहुत पसंद करती थी। वो अक्सर कहती थी कि तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, सबको सुरक्षित रखने के लिए तुम सब फैसले लेते हो। असल में बात ये थी कि बॉयड ये नहीं चाहता था कि वो प्रैंक को सजा दे। हाँ, इसमें प्रैंक की गलती थी कि उसका परिवार मारा गया, मगर प्रैंक शुरू से ऐसा नहीं था। ये जगह इंसान को पागल बना देती है, इसलिए वो बाहर में जाता था ताकि अपने गम को भुला सके। मगर बॉयड ने ये नियम सारे कम्युनिटी के सामने बनाए थे तो इसे पीछे हटना मुश्किल था। कैनी और उसकी माँ भी बहुत दुखी थे क्योंकि कैनी के पिता की मौत हो गई थी। असल में वो सेरा नाम की लड़की वो डाइनर में ही काम करती थी, एलिजाबेथ के साथ थी। अभी तक किसी को ये नहीं मालूम था कि जो हुआ सेरा की वजह से सिर्फ सेरा के भाई को वही पता था, जिसने अभी तक किसी को नहीं बताया। सेरा डाइनर में आती है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ किया हो। जेट अभी टाउन में घूम ही रहा था। वो ये ट्रेन में जाता है, उसे लगा कि शायद यहाँ कोई राज छुपा है। वो जैसे ही अंदर जाता है, सामने ही वो देखता है कि एक लाश पड़ी है और उस लाश के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर है। जेट हैरानी से देखता है तो लोग आवाजें निकालने लगी। डर के मारे जेट जमीन पर गिर गया। जब वो दोबारा देखने की कोशिश करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए जेट को डराया जरूर, मगर अब भी वो यही मान रहा था कि वो किसी तरह का स्पेशल इफेक्ट हो सकता है। उस सेट से बाहर निकलता है और वापस उसी टाउन में जाता है। वो चिल्ला रहा था, अपने दोस्त एबी की तारीफ कर रहा था कि ये सारा खेल उसी का है। ईथन को अभी भी वो सफेद कपड़े में वो छोटा लड़का नजर आ रहा था। ईथन उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाता है तो लड़का भी हाथ हिलाता है और मुस्कुराता है। अब सवाल यह है कि अगर वो राक्षस सिर्फ रात में ही निकलते हैं तो ये बचा दिन के समय क्यों है? ये तो कोई छुपी बात नहीं है। ये इंसान नहीं, क्योंकि हम इस कहानी को काफी समझ चुके हैं, और ना ही ये कोई भूत हो सकता है क्योंकि ये तो कोई भूत वाली कहानी नहीं है। खैर कुछ समय बाद ईथन अपनी बहन जूली से कहता है मुझे बाहर जाना है। जूली उसे बाहर ले जाती है। बाहर विक्टर खड़ा था। वो कोई हिसाब लगा रहा था, जैसे वो कोई इमारत या जंगल में का फैसला माप रहा हो। ईथन उसके पास आता है, पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? विक्टर अजीब है और उसके अजीब होने की वजह है कि वो छोटा बच्चा था जब वो यहाँ आया था, तब यहाँ फंसा था। वो अपनी माँ के साथ आया था। उसने अपनी माँ को खो दिया, बल्कि उसने उन सभी को खो दिया जैसे वो जानता था। वो यहाँ अकेले ही पला बड़ा। उसके पास अभी भी वो बचपन का लंच बॉक्स था और बच्चों की तरह ड्राइंग बनाता था। इस समय वो ईथन से बात नहीं करना चाहता था। ईथन बार बार सवाल पूछ रहा था। इस पर विक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि पेड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं। मैं काफी समय से देख रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग मेरी बातों को यकीन नहीं करेंगे। ईथन
उस छोटे से बच्चे की बात करता है, पूछता है कि क्या वो यहाँ कहीं आसपास रहता है। विक्टर को हैरानी होती है, क्या वो बच्चा व्हाइट कपड़ों में होता है। ईथन जवाब देता है हाँ। विक्टर ज्यादा कुछ नहीं कहता, मगर हाँ अगर वो तुम्हें दोबारा दिखे तो कहना कि विक्टर ने तुम्हें याद किया। इसका मतलब कि विक्टर उसे जानता है या उसने भी उसे देखा है। कुछ देर बाद जूलिया आती है और ईथन को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा ही विक्टर से डर लगता था। विक्टर की ये बात कि पेड़ अपनी जगह बदल, इसका मतलब यही है कि पूरी जगह किसी के कंट्रोल में है। पादरी आता है जिम के परिवार से मिलने और उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ रहने वाले हो, हम एक कम्युनिटी में हैं, तुम्हें एक घर दे सकते हैं। वो ये भी कहता है कि यहाँ रहने का पहला नियम यही है कि हम सब इकट्ठा होंगे, जिसमें हर इंसान ये चुनता है कि उसे कम्युनिटी में रहना है या कॉलोनी में। एक बार अपनी जगह चुन लो तो आप अपना फैसला नहीं बदल सकते। अगर आप टाउन में रहने का फैसला करते हो तो आपको यहाँ एक नया घर दिया जाएगा, मगर नियम ये है कि रात को आप खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया करें इन दरिंदों से बचने के लिए। हमारे पास पत्थर के ताबीज हैं, हर घर के दरवाजे पर वो होता है। अगर आप अपने नियम तोड़ा तो आपका जान जा सकती है। चलते चलते टैबिथा उस बॉक्स को देख लेती है। वो पादरी से पूछती है ये क्या है। पादरी बताता है कि बॉक्स हमने उन लोगों के लिए बनाया था जो यहाँ के नियम तोड़ेंगे। अगर उनकी वजह से और किसी की जान गई तो हम उसे रात को इस बॉक्स में बंद कर देंगे सजा के तौर पर, मगर उसके साथ कोई ताबीज नहीं रखेंगे। इसका मतलब कि वो राक्षस उसे मार देते हैं। ये सुनकर जिम और टैबिथा को काफी हैरानी होती है। जिम पूछता है कि ये बॉक्स अभी तक कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है। फादर कहते हैं कि आज रात ये पहली बार होगा। फ्रैंक को इसमें रखा जाएगा। इसके बाद फादर उसे घर दिखाने ले जाते हैं। उनके साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं आपके आने से पहले एक परिवार यहाँ रहता था, मगर उसके साथ एक हादसा हुआ। ऊपर का कमरा दिखाने के बाद टैबिथा काफी घबरा जाती है, पूछती है कि क्या यहाँ एक बच्चे की मौत हुई है, ये सब आखिर हुआ कैसे। वो फादर कहते हैं लापरवाही की वजह से इस बच्ची मेगन के पिता नशे में घर न आ पाए और उन दरिंदों ने इनका शिकार कर लिया। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है। टैबिथा पूछती है कि ऐसा क्यों। फादर उसे बताते हैं कि ये राक्षस उन्हें जल्दी फंसा लेते हैं और बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। कमरे को खून से रंगा हुआ देखकर टैबिथा की तबीयत खराब हो जाती है और वो जल्दी घर से निकल जाती है। जिम उसके पास आता है। टैबिथा कहते हैं कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ एक छोटी बच्ची की मौत हुई है, हमें जाना होगा। मगर जिम उसे शांत करता है और समझाता है कि सुनो ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं उन चीजों की आवाजें सुनी है। वो आरबी के अंदर आना चाहते थे, हम यहाँ फंसे हैं और अच्छा ही होगा कि इंतजार करें, हमारा अंत भी ऐसे ही होगा। समय के साथ साथ निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। बॉयड को दिखाया जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि वो इस बात से काफी दुखी है कि वो फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद करने वाला है। हालांकि ये नियम खुद बॉयड ने ही बनाया था यहाँ के लोगों को डराने के लिए, ताकि ये यहाँ जिंदा रह सके। वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो चर्च में आता है। फादर से बात करने की कोशिश करता है कि हमें ये रोकना होगा, हम फ्रैंक को सजा नहीं दे सकते। मगर फादर कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसे माफ कर दिया तो बाकी लोग भी नहीं डरेंगे। कभी कभी हालात को बेहतर बनाने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए, पर फ्रैंक को तो उस बॉक्स में तो जाना ही होगा। ये सुनकर बॉयड को तो अच्छा नहीं लगता। वो ये कहकर चला जाता है कि तुम एक पत्थर प्रीस्ट हो। सीधा वो पुलिस स्टेशन में आता है और फ्रैंक से कहता है कि फ्रैंक देखो, मैं तुम्हें भागने का एक मौका दे सकता हूँ। वो उसे पत्थर का एक ताबीज देता है, कहता है कि बस चले जाओ यहाँ से, तुम जिंदा रहोगे। फ्रैंक पूछता है कि लोगों से तुम क्या कहोगे। बॉयड जवाब में कहता है कि मैं संभाल लूंगा, मगर मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देने वाला हूँ। फिर शाम होने से पहले सभी लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं, कॉलोनी वाले भी और कम्युनिटी वाले भी, क्योंकि जिम और उसके परिवार को चुनना था कि वो कहाँ रहेंगे। अगर वो कम्युनिटी में रहेंगे तो उनका रूल अलग घर दिया जाएगा और उनका पर्सनल सामान होगा, पर अगर वो कॉलोनी में रहेंगे तो वे सभी मिलकर एक बड़े घर में रहेंगे और हर एक चीज को शेयर करना होगा। सामने ही पत्थर और फूल रखे थे। अगर वो पत्थर को चुनते हैं तो कम्युनिटी में रहेंगे, फूल को तो कॉलोनी में। अभी तक जिम और टैबिथा ने नहीं चुना था कि फ्रैंक वहाँ आता है और सबके सामने कॉन्फ्रेंस करता है कि गलती मेरी ही है, वो मेरी वजह से मर गए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, भला मैं उनके बिना इस दुनिया में जी के क्या करूँगा। बॉयड को वो ताबीज वापस करता है। जेट वो वहाँ खड़ा था, वो जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे अभी भी ये ड्रामा लग रहा था। सभी लोग काफी सीरियस और दुखी थे और जेट सबका मजाक उड़ा रहा था और तारीफ कर रहा था कि वाह क्या एक्टिंग है। इसलिए बॉयड उसका हाथ पकड़ के पत्थर के करीब ले आता है और कहता है कि ये को चुनो। जेट पत्थर को चुनता है, मगर उसे काफी गुस्सा आया था कि आखिर वो एक बिलियनर है। इन सबको धमकी देता है कि मैं तुम में से हर एक की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मुझे खेल अब और नहीं खेलना। तब कहनी आता है और जेट को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बॉयड जिम, टैबिथा और जूलियट से पूछता है कि तुम लोग क्या चुनते हो। जाहिर सी बात है कि जिम और टैबिथा कम्युनिटी को ही चुनते हैं, मतलब कि वो पत्थर ही लेते हैं। मगर यहाँ जूलिया को पता ही नहीं ऐसा क्या हो जाता है, वो फूल यानी कि कॉलोनी को चुनती है। जिम और टैबिथा उसे कहते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमारे साथ रहोगी। मगर जूलिया उनका ये भी नहीं सुनती। असल में इनके पीछे की जो वजह है वो बाद में पता चलेगी। जिम और टैबिथा बॉयड से कहते हैं कि ये बच्ची खुद से फैसले नहीं ले सकती। बॉयड कोशिश भी करता है मगर जूलिया मानने को तैयार नहीं थी। जिम और टैबिथा पहले से ही मुसीबत में थे, अब उनकी बेटी भी अलग हो गई। मगर वो बॉयड जिम से कहता है कि फिक्र मत करो, कॉलोनी में मेरा बेटा है, वो जूलिया का ख्याल रखेगा। इसके बाद सभी चले जाते हैं। कहनी जेट को वहाँ ले आता है जहाँ पर उसके दोस्त टैबी की लाश थी। कहनी उसे लाश दिखाता है, समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सच है। अभी भी जेट को यकीन नहीं हो रहा था, उसे लगा कि ये शायद कोई पुतला है उसे डराने के लिए। मगर जब वो
ध्यान से देखता है तब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो काफी डर गया क्योंकि अभी तक वो जिन बातों को मजाक मान रहा था वो सब सच निकली। शाम होने से पहले फ्रैंक को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और बाकी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जेट अब से कनी के घर में रहने वाला है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अंधेरा होने के बाद वो राक्षस जंगल से निकल आते हैं। घबराया हुआ फ्रैंक बॉक्स में बैठा था, तभी वो राक्षस बॉक्स को तोड़कर अंदर आते हैं और उसे मार देते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 का एंड होता है।